हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने MHCT के 2-3 वीडियोस बनाए हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प भी किए होंगे। तो आज का जो मैंने वीडियो रखा है वो एक MHCT का प्रैक्टिस सेट है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। वी विल बी डीलिंग विद 20 क्वेश्चंस, बट आज के वीडियो में आई विल बी डूइंग द पार्ट 1। मैं एक सेक्शन करूंगी जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस या 11-12 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग RC और उसके अलावा के क्वेश्चंस। MHCT के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा पेपर के बारे में डिटेल में जाएं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि निमसेट के एग्ज़ाम का जो कंटेंट जो सिलेबस होता है इंग्लिश का और जो MHCT का होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। लेट्स डिस्कस अ बिट ऑफ दैट। निमसेट में यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, खूब सारी वोकैब मिलती है। ऐसा नहीं है कि MHCT में नहीं मिलती है, बट यू विल योरसेल्फ ऑब्जर्व, अगर आप ध्यान से देखें तो MHCT के पेपर में कंफ्यूजिंग वर्ड ज़्यादा मिलेंगे, रिपीटेड वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप डेली जर्नल्स पढ़ते हैं या फिर अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे ऑलरेडी और आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाएंगे। सेकेंडली, MHCT और निमसेट में क्या होता है कि जैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में, तो हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम डिटेल में बोलें, वैसे MHCT और निमसेट में भी है। आपको इस वाले पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपकी वर्बल एबिलिटी को चेक करते हैं, जो आपसे रीड करवाते हैं और कॉम्प्रिहेंड करवाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको निमसेट पे एक डायरेक्ट वर्ड मिल जाता है और बोला जाता है कि इसका सिनोनिम बताइए या एंटोनिम बताइए, तो MHCT में आपको 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके के मिल जाते हैं जिसमें आपको एक पूरा स्टेटमेंट दिया होता है। यू हैव टू रीड दैट स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंड इट योरसेल्फ और उसमें जो एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी पूछी गई है उसका सिनोनिम या उसका एंटोनिम बताना होता है। You get these type of questions in MHCT। इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, एक RC आपको ज़रूर मिलता है एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस मिलते हैं आपको, पैरा जम्बल्ड आपको मिल जाएगा। कई बार आपको सेंटेंस अरेंजमेंट मिलता है, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सेंटेंस अरेंजमेंट पे बेस्ड होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस पैरा जम्बल्ड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, आपने पहले जब बैंकिंग के एग्जाम्स होते थे तो बहुत सारा क्लोज पैसेज आता था। क्लोज पैसेज में यूज्ड टू बी अ पैराग्राफ में फिलर्स होते थे खूब सारे बीच में, और फिलर्स के कुछ सारे ऑप्शंस होते थे जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता था। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आपको MHCT में भी मिलता है। टुडे जो वीडियो आज हम करने जा रहे हैं उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ सिनोनिम एंटोनिम के, कुछ मैंने रखा है जिसमें आपको क्लोज पैसेज मिल जाएगा। सो वी विल बी डूइंग आज मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट बनाऊंगी उसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और साथ में कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस और करवाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो एक्सप्लेनेटरी पार्ट है कुछ क्वेश्चंस का। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड। ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है इसको रिप्लेस करने के लिए आपको एक सिनोनिम बताना है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के, डायरेक्ट सिनोनिम या एंटोनिम ना पूछ के, आपसे इस वाले एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा मतलब आते हैं आपके एग्जाम में। सो स्नेहा ओपनड द कबर्ड एंड ग्लैंस्ड ओवर हर मियागर सप्लाई ऑफ कैंड गुड्स। अच्छा, कैंड गुड्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी गुड्स, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिनको कैन में पैक किया जाता है। सो देयर आर कैन्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स को जो कैन में पैक किया जाता है दे आर कैंड गुड्स। तो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल के उनको कैन में पैक कर दिया जाता है सो दैट दे स्टे फॉर अ मंथ और मे बी 3 months या जो भी उनका ड्यूरेशन रहता है वो। सो स्नेहा ने अपनी कबर्ड ओपन करी एंड ग्लैंस्ड ओवर, ग्लैंस ओवर या टेक अ ग्लैंस, ग्लैंस जो है वो एक वर्ब भी है एंड अगर इसको आप टेक अ ग्लैंस यूज करेंगे तो यहाँ पे टेक वर्ब हो जाएगा। अगर आप ग्लैंस ओवर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्लैंस वर्ब हो जाएगा। सो ग्लैंस्ड ओवर तो एक जैसे सरसरी निगाह मारते हैं या किसी चीज को एग्जामिन करते हैं हम बहुत जल्दीबाजी में, तो उसको बोलते हैं ग्लैंस ओवर करना। सो ग्लैंस्ड ओवर हर मियागर सप्लाई ऑफ कैंड गुड्स, तो किस तरीके की सप्लाई है ये, इसी का सिनोनिम आपको ढूंढना है। तो क्या ये सरप्लस है?
प्लेंटियस है, बाउंटीफुल है या स्कैंटी है। वर्ड्स ऑलमोस्ट आपने सारे ही सुने होंगे। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके के वर्ड्स दिए गए हैं जिसके मीनिंग्स करीब करीब या शायद ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। सो लेट्स सी ये क्या वर्ड्स है। सरप्लस तो सबको पता ही होगा कि सरप्लस क्या होता है। सो सरप्लस इज किसी भी चीज का एक्सेस होना, मच लार्जर दैन इज नीडेड। इसका एक सिनोनिम मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी विच इज निमाइटी, जो आपको पता होना चाहिए। मे बी आपको किसी और एग्जाम में किसी और क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड भी मिल जाए। सो सरप्लस इज एक्सेस ऑफ समथिंग, जितनी चीज की जरूरत है उससे ज्यादा होना सरप्लस हो जाता है, राइट। प्लेंटियस, प्लेंटियस भी काफी मिलता जुलता वर्ड है जिसका मतलब प्लेंटी से हो सकता है या प्लेंटीफुल से हो सकता है। सो जब आप प्लेंटीफुल की जगह पे थोड़ा सा और बेटर वर्ड यूज करना चाहते हैं, दैट इज प्लेंटियस। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लेंटियस की ई, यहां पर ई और यहां पर ई, इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा बिकॉज दिस इज प्लेंटियस। ओके, सो प्लेंटियस का मतलब है प्लेंटीफुल, अबंडेंट, एम्पल, कोपियस, कोई भी हो सकता है। सो दीज ऑल आर सिनोनिम्स ओनली। प्लेंटियस के सिनोनिम्स ये सारे ज्यादा मात्रा में या भरपूर मात्रा में कोई चीज अवेलेबल होती है, अबंडेंट सप्लाई है किसी चीज की, वो होता है प्लेंटियस। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज बाउंटीफुल। बाउंटीफुल इज अगेन लार्ज इन क्वांटिटी। इसके दो मीनिंग्स होते हैं। जैसे नेचर हमको बहुत सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमको मिलते हैं फ्री में। सो गिवन और गिविंग फ्रीली। लार्ज इन क्वांटिटी, आप बहुत सारे भर भर के किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दें तो आपने बाउंटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। बाउंटीफुल अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीली हमको अर्थ रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, सो बाउंटीफुल अर्थ भी बोला जाता है। सो ये दोनों ही मीनिंग्स होते हैं बाउंटीफुल के, ऑल्दो दोनों का मीनिंग करीब करीब सेम ही निकलता है कि भरपूर मात्रा में या ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कोई चीज़ मिल रही है। ओके, सो सरप्लस हमने कर लिया, प्लेंटियस कर लिया, बाउंटीफुल कर लिया। वी आर लेफ्ट विद वन वर्ड विच इज स्कैंटी। नाउ स्कैंटी का मतलब होता है लैकिंग इन क्वांटिटी। आपको सरप्लस भी एक्सेस मिला है, प्लेंटियस में भी अबंडेंट मिला है, बाउंटीफुल में भी लार्ज इन क्वांटिटी मिला है, यानी तीनों ऑलमोस्ट सिनोनिम्स ही हैं। अब स्कैंटी का मीनिंग क्या होता है? स्कैंटी इज लैकिंग इन क्वांटिटी, जिसका सिनोनिम बेयर या स्पेयर हो सकता है। अब अगर बोला जाए कि कोई जगह का जो प्रोडक्शन है वो स्कैंटी है या स्कैंटी रेनफॉल है, स्कैंटी हार्वेस्ट है, तो उसका मतलब होता है दैट इट लैक्स इन क्वांटिटी, उतनी मात्रा में वो नहीं हो पा रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो हार्वेस्ट हो, उपज हो किसी जगह की, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पा रही है, सो दैट इज स्कैंटी। तो स्कैंटी हो गया। नाउ हमें ढूंढना किसका था? मेआगर सप्लाई का, जिसका मीनिंग होता है डेफिशिएंट इन अमाउंट या क्वालिटी या एक्सटेंट। कह सकते हैं नॉट इनफ, जो चीज़ अवेलेबल है वो काफ़ी नहीं है, इट इज मेआगर इन सप्लाई। सिनोनिम हो सकते हैं इसके इनएडिक्वेट या स्कैंटी। आपको यहीं से पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो स्कैंटी होगा, बिकॉज बाकी सारे तो एक्सेस या अबंडेंट ही हैं, आपको सिर्फ एक यही मिल रहा है स्कैंटी वर्ड जो इसका सिनोनिम हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। ज्यादातर वर्ड सिनोनिम देने का मतलब ही यही ज़्यादातर वर्ड्स एक जैसे देने का मतलब ही यही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करना। और वर्ड्स इस तरीके के नहीं है, वर्ड्स सबको ही पता है कि सरप्लस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको बाउंटीफुल ना पता हो बट प्लेंटियस फिर भी आपको पता होगा। सो इस तरीके के वर्ड्स देने का सेंस यही होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए ताकि आपको थोड़ा टाइम वेस्ट हो। यू हैव टू रीथिंक, आपको एक बार और सोचना पड़े बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। इट इज जस्ट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is select the most appropriate antonym of the word dwindle in the sentence given below. Okay, the synonym and the antonym जो दोनों ही questions आए नहीं है, सॉरी, दोनों ही questions जो यहाँ पे displayed हैं बोर्ड पर, वो दोनों questions में synonym या antonym ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा difficult word है। दोनों ही words ऐसे हैं जो
अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, बट स्टिल इफ यू डू नॉट नो, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी आर हियर फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो हम थोड़ा ऐसा एक्सप्लेनेशन करें, बिकॉज द वीडियो दैट वी आर मेकिंग इट इज फॉर MEHCET प्रेपरेशन, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग उस तरीके के कंटेंट पर, उस तरीके का सिलेबस जिसमें आपको इस एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, सो dwindle, Rahul advised Neerja to appreciate or motivate her younger brother and not to dwindle or neglect his ideas all the time. Okay, there are two words over here used जो और के साथ जुड़े हुए हैं. There are two words over here जो dwindle और neglect पहले से ही लिखा हुआ है. So that means somewhere or the other यहाँ पे ये दोनों words का usage same mean करेगा और यहाँ पर भी दोनों का usage करीब करीब सिमिलर होगा, इसीलिए यहाँ पे और लगा करके यूज किया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट. राहुल एडवाइज्ड नीरजा, यहाँ पे इस पे एस पे ध्यान दीजिएगा. दिस इज ADVICE एंड हियर इट इज ADVISED. जब ये एज अ वर्ब यूज होगा तो ये ADVISE यूज किया जाएगा एज अ वर्ब. जब यू आर गिविंग समबडी अ पीस ऑफ एडवाइस तो आप CE करके यूज करेंगे, और जब आप एज अ वर्ब यूज करेंगे तो आप SE करके लगाएंगे, और ये रेगुलर वर्ब होता है तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म D लगा करके बन जाता है एडवाइज्ड एडवाइज्ड. ऑलराइट, सो राहुल एडवाइज नीरजा टू अप्रिशिएट और मोटिवेट. राहुल ने नीरजा को एडवाइस किया अप्रिशिएट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए अपने यंगर ब्रदर को, और वो अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे, ना कि उसको ड्विंडल करे या निग्लेक्ट करे उसके आइडियाज को हर समय, ऑल द टाइम. ओके, आपको क्या ढूंढना है, इसका एंटोनिम ढूंढना है. सो मोटिवेट का मीनिंग आप सबको ही पता होगा कि मोटिवेट करने का मीनिंग क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना. देन देयर इज डेप्रिकेट, देयर इज कॉम्प्लीमेंट एंड देयर इज निग्लेक्ट. निग्लेक्ट करना भी मतलब पता होगा, किसी को इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना, सो दैट इज निग्लेक्ट. मोटिवेट भी आता है. अब डेप्रिकेट और कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज लाइक COMPLIMENT. जब आप होमोफोन्स पढ़ते हैं ना तो PLI वाला और PLE वाला कॉम्प्लीमेंट दोनों ही यूज किए जाते हैं. कई लोग इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, बट लेट्स सी द डिफरेंस अ लिटिल बिट. थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं. मोटिवेट, मैंने लिखे सारे वर्ड्स हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट होता है, आपके दिमाग में ये वर्ड्स रहते हैं. सो मोटिवेट इज टू प्रॉम्प्ट या इंसाइट समबडी, यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो. जब आप किसी को प्रोत्साहित करते हैं, आप प्रॉम्प्ट करते हैं कि कोई काम करे, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने वाले वर्ड्स बोलते हैं. सो दैट इज मोटिवेट. सारे ही वर्ब्स हैं, मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड हो जाता है. देन देयर वाज अ वर्ड डेप्रिकेट. या डेप्रिकेट जो वर्ड है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा. डेप्रिकेट इज टू डिमिनिश या अपोज करना, किसी को डिमिनिश करना, गिराना या अपोज करना किसी का. टू शो डिसअप्रूवल और टू मेक समबडी फील अनइम्पॉर्टेंट बाय स्पीकिंग टू देम डिसरिस्पेक्टफुली. जब आप किसी से डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं और उनकी बातों पे अपना डिसअप्रूवल जाहिर करते हैं बताने के लिए और ये जताने के लिए कि आप इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो आप उनको डेप्रिकेट कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ नीचा दिखाना आप कह सकते हैं, उसी तरीके से डिसअप्रूवल जताना. ओके, डिप्लोर भी एज अ सिनोनिम यूज किया जा सकता है, जो डेप्रिकेट का हो सकता है, सिनोनिम की तरह यूज किया जा सकता है. राइट. एक वर्ड होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग. सेल्फ डेप्रिकेटिंग का मतलब होता है अपने आप को ही कम आंकना, जिसको कहते हैं. लोग तो आपको एक अनइम्पॉर्टेंट फील करवा ही रहे हैं. आप जब सेल्फ डेप्रिकेट बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने आप को ही कम आंक रहे हो, अपनी ही वैल्यू कम लगा रहे हो. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेप्रिकेटिंग. ये भी कुछ लोग करते हैं, विच दे डू फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए खुद ही करते हैं. ओके, अब एक वर्ड था कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज टू मेक कंप्लीट और परफेक्ट, किसी भी चीज को पूरा कर देना. समटाइम्स यू ऑर्डर समथिंग एंड कोई साथ में कोई एक व्हाट डू वी से, कोई केचप या किसी उससे भी वो डिश कंप्लीट हो जाती है.
सो दैट कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, सो आप नाचोस खाएं और साथ में आपके पास कोई ऐसा डिप ना हो जिसमें आप डिप यूज करके उसको खा सके। सो वो जो डिप है वो आपके नाचोस को कंप्लीट कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। आप अगर वैसे पढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट करना यानी एक दूसरे को कंप्लीट करना या परफेक्ट बनाना। समथिंग दैट कंप्लीट समथिंग एल्स और मेक्स इट बेटर, या तो वो दूसरी चीज को कंप्लीट करती है, जैसे राइस एंड करी और इस तरीके की बहुत सारी डिशेस के लिए यूज किया जाता है, और या तो फिर उसको और बेहतर बनाती है, बेटर बनाती है। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंट करना। ओके, और एक वो वाला कॉम्प्लीमेंट होता है जो लोगों को दिया जाता है, दैट इज COMPLIMENT वाला कॉम्प्लीमेंट। अब ड्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्विंडल का मतलब होता है टू बिकम स्मॉलर, टू श्रिंक अवे ग्रेजुअली। कोई भी चीज जो छोटी हो रही है, श्रिंक होती चली जा रही है, उसको बोलते हैं ड्विंडल करना। कई सेंटेंसेस में आपको ड्विंडल अवे या ड्विंडल डाउन भी मिलेगा। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मीनिंग सेम होता है। डिमिनिश होना, श्रिंक होना या डिक्रीज हो जाना, इसके सिनोनिम्स है ड्विंडल के। अब आपको क्या करना है, आपको ड्विंडल का एंटोनिम ढूंढना था। तो कोई चीज जो श्रिंक हो रही है उसका आपको एंटोनिम ढूंढना है कि क्या हो सकता है। सो एंटोनिम इसका सबसे अच्छा क्या हो सकता है? किसी को मोटिवेट करना, किसी को डेप्रिकेट करना जो कि डिमिनिश ही होता है, थोड़ा एक नीचा दिखाना ही होता है, या फिर किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या निग्लेक्ट करना। तो निग्लेक्ट तो नहीं हो सकता, देन डेप्रिकेट भी नहीं हो सकता, और मोटिवेट का मीनिंग मिलता नहीं है इससे। सो अगर कोई चीज छोटी हो रही है या श्रिंक हो रही है, और अगर हम किसी चीज को कंप्लीट कर दे रहे हैं या परफेक्ट बना दे रहे हैं किसी चीज को ऐड करके, कॉम्प्लीमेंट करके, तो वो चीज कंप्लीट हो जा रही है। कोई चीज श्रिंक हो रही है, इधर कोई चीज कंप्लीट होके परफेक्ट हो जा रही है। ये दोनों आपस में एंटोनिम्स है। सो आंसर जो होगा वो सी वाला होगा, कॉम्प्लीमेंट करना। ओके, एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। You get a good and comprehensive idea of the town from the clock tower situated in the center of the town. तो आपको एक बहुत अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलता है टाउन का अगर आप क्लॉक टावर से देखें उसको, जो कि टाउन के सेंटर में बना हुआ है। ज़्यादातर कोई भी टाउन होता है, कोई भी सिटी होती है, उसके सेंटर में क्लॉक टावर बना होता है। तो क्लॉक टावर से अगर आप देखोगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया या एक अच्छा आइडिया मिल जाता है टाउन का। ओके, तो इसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट ईडियम ढूंढना है या कोई फ्रेज ढूंढना है अप्रोप्रिएट, जो कि यहाँ पे लगाकर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप। अगेन कंफ्यूज करने के लिए यू आर गेटिंग दीज 4 idioms हियर एज ऑप्शंस, जो कि सारे बी से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड समवेयर दे आर कंफ्यूजिंग यू। एक है ब्लाइंडेड, सुना होगा, एक है बॉडी एंड सोल, नेक्स्ट इज बर्ड्स आई व्यू, और एक है ब्लाइंड अलाई। अब देखते हैं ब्लाइंडेड। ब्लाइंडेड तो पता ही है, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ आप डेट पे चल जाओ, दैट इज अ ब्लाइंडेड। व्हेन यू डू नॉट नो द पर्सन, तो दैट इज अ ब्लाइंडेड। ना बॉडी एंड सोल क्या होता है? बॉडी एंड सोल बोल दें या हार्ट एंड सोल बोल दें, ये क्या होता है? हार्ट एंड सोल या बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ में। व्हेन समथिंग इज डन और बिलीव्ड, बॉडी एंड सोल, यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, जब कोई चीज की जाती है या बिलीव की जाती है, बॉडी एंड सोल या हार्ट एंड सोल, इट इज डन कंप्लीटली, पूरी तरीके से करी जाती है, पूरे हार्ट एंड सोल लगाकर पूरी शिद्दत से करा जाता है। दिस टर्म इंडिकेट्स ग्रेट फेथ एंड कमिटमेंट। सो व्हेन यू हैव ग्रेट फेथ एंड कमिटमेंट इन समबडी, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उसमें, तो जब आप पूरे मन से, पूरे बॉडी एंड सोल से उस काम को करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉडी एंड सोल। एंड आई डिड इट बॉडी एंड सोल, मतलब मैंने इसको पूरे तरीके से, जितना मैं कर सकता था, जितने % मैं अपना दे सकता था, मैंने 100% दिया है। सो दैट इज कॉल्ड बॉडी एंड सोल विथ कंप्लीट फेथ। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? इट इज अ पैनोरामिक व्यू, बर्ड्स आई व्यू, अ व्यू और पर्सपेक्टिव फ्रॉम अबव और एट अ डिस्टेंस। अब ये कहने को तो हम इस तरीके से इसका मीनिंग बोलते हैं कि आप ऊपर से कोई चीज देखें, जैसे कि आप एक बर्ड के आईज से देख रहे हैं,
तो जब एक चिड़िया अपनी आंखों से नीचे का कोई व्यू देखती होगी, वैसा पैनोरामिक व्यू जो आपको दिखता है, दैट इज अ बर्ड्स आई व्यू। या फिर एक ब्लूप्रिंट जहां पे नथिंग इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऑब्जर्व नहीं की जा रही है, एवरीथिंग इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। ओके, सो आपको दो मीनिंग्स मिल गए इसके। अच्छा, अब ब्लाइंड एलाई क्या होता है? अ स्ट्रीट विद ओनली वन वे इन और आउट, इसको कल्डेसैक भी बोलते हैं, इसको डेड एंड भी बोलते हैं। डेड एंड तो सबने ही सुना होगा। सो आगे जाकर के रास्ता जहाँ पे ख़त्म हो जाए वहाँ से बस आपको यू टर्न ही मारना पड़ सकता है। सो देयर इज़ नो वे। एक ऐसी स्ट्रीट है जिसका एक ही रास्ता है, या तो अंदर जाने का या बाहर आने का। सो यू हैव जस्ट वन वे, आपको यू टर्न मार के ही वापस आना पड़ेगा, और यू डू नॉट हैव एनी अदर वे। सो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड, मतलब आपको आगे जाकर दिख नहीं रहा है। आप कई बार कई जगह पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अंधा मोड़ लिखा होता है, मतलब वेयर यू कैन नॉट सी, आपको अंदाजे से गाड़ी टर्न करनी पड़ती है। सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है। ये हो गया आपका। नाउ अब लेट्स अच्छा, इसके लिए आई हैव रिटन वन मोर line over here, a course of action that is unproductive and offers no hope of improvement, इसको भी ब्लाइंड एलाई बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे एक रास्ता जाके आगे खत्म हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जो काम किया जा रहा है वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है किसी इंप्रूवमेंट की, तो उसको भी आप ब्लाइंड एलाई बोलते हैं। अब वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। यू गेट अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द टाउन फ्रॉम द क्लॉक टावर, तो वो एक डेड एंड नहीं हो सकता है, अनप्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, तो कैंसिल आउट करते चलते हैं। और ब्लाइंड डेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके, सो अच्छा, अब बचता है बॉडी एंड सोल एंड बर्ड्स आई व्यू। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या था? विथ कंप्लीट फेथ था, पूरे फेथ से, पूरे शिद्दत से आप कोई काम करते हैं, नॉट दिस। पर ये वाला हो सकता है बर्ड्स आई व्यू, जिसमें यू आर गेटिंग अ पैनोरामिक व्यू ऑफ समथिंग, या फिर एक ऐसा ब्लूप्रिंट, यू रिमेंबर हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऑब्जर्वेशन से बच सके। सो हियर ऑल्सो जब आप टाउन को देखते हैं वहाँ क्लॉक टावर से, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलता है, विच इज अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है। एक सिनोनिम था, एक एंटोनिम है, एक उसके बाद एक ईडियम वाला आया। अब हम एक और करने जा रहे हैं। सारे वो कैप बेस्ड अभी तक क्वेश्चंस करवाए हैं, बट सब अलग अलग है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस अब मैं इसमें करवाऊंगी 20 क्वेश्चंस, आई विल ट्राई कि थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द ईडियम करेक्टली। अंडर द वेदर, आपको ये वाला ईडियम कहाँ पे प्रॉपर्ली यूज किया गया है और फिट होकर उसका मीनिंग सही आ रहा है, वो सेंटेंस पे आपको ऑप्शन को करेक्ट मानना है। फ्लावर्स ब्लूम अंडर द वेदर, ट्रीज शेड देयर लीव्स अंडर द वेदर, तो वेदर के अंडर फ्लावर्स जो हैं वो खिलते हैं, ट्रीज लीव्स को शेड करते हैं अंडर द वेदर। शी मिस द एग्जाम एज शी फेल्ट अंडर द वेदर। अब अगर आपको लगता है कि अंडर द वेदर के पहले फेल्ट यूज हो सकता है एज अ वर्ब, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देन द लास्ट वन इज रीना वॉज वॉकिंग ऑन द लॉन अंडर द वेदर, तो वो लॉन में वॉक कर रही थी अंडर द वेदर। ओके, तो जितने भी हैं अंडर द वेदर, ये इनअप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लग रही है, क्योंकि अंडर द वेदर एक तो ये ईडियम है और इसको एक लिटरल सेंस में किसी सेंटेंस के साथ यूज नहीं करेंगे टिल द टाइम यू नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज या फिर ईडियम। सो दिस ईडियम मीन्स टू फील स्लाइटली इल, थोड़ा बीमार सा फील करना। व्हेन यू आर इन लो स्पिरिट्स तब यूज करते हैं, जिसके सिनोनिम्स एलिंग हो सकता है, जिसके सिनोनिम्स इनडिस्पोज्ड हो सकता है,
और जिसका सिनोनिम आउट ऑफ सॉर्ट्स भी हो सकता है. सो आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स होना. या फिर अंडर द वेदर फील करना. सो शी मिस द एग्जाम एज शी फेल्ट अंडर द वेदर. तो उसने अपना एग्जाम मिस कर दिया बिकॉज शी फेल्ट अंडर द वेदर. उसको थोड़ा बीमार बीमार जैसा फील हुआ. सो दिस इज द आंसर और यही करेक्ट यूसेज है इस पर्टिकुलर इडियम का एक सेंटेंस में. क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक यू आर गेटिंग दिस पैसेज. जिस पैसेज को आपको रीड करना है, if you go through the passage is not very difficult. It is informative passage है थोड़ा सा, और आप सबको ही इसके बारे में पता भी होगा. So you are getting 5 questions in this passage जिसमें आपको रीड करना है और पैसेज में से क्वेश्चंस के ऑप्शंस के हिसाब से उसको फिल करना है. और ऑप्शंस भी बहुत बहुत ईजी हैं. लेट्स सी ये पैसेज है क्या. पहले पैसेज रीड कर लेते हैं थोड़ा सा. In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. यहाँ से read करते हैं. Okay, so all elephants dash several distinctive features. इतना तो बहुत easily fill कर सकते हैं. सारे elephants आपको यहाँ तो लगाना है have, will have, had या has. ईजीएस्ट मतलब बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये. इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब लगाना है. एंड हेल्पिंग वर्ब लगाना कोई डिफिकल्टी का काम नहीं है क्योंकि हैज़ हैव चूज़ करना है, या तो अगर पास्ट टेंस में है तो हैड चूज़ करना है. अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एलिफेंट्स, तो आप हैज़ तो नहीं लगा सकते. ओके, सो ऑल एलिफेंट्स के साथ हैज़ तो नहीं लगेगा. नाउ ऑल एलिफेंट्स हैव, all elephants will have distinct several, will have कंपल्सरी बाद में नहीं है कि ऐसा होगा, बाद में होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो will have भी नहीं हो सकता. all elephants had several distinctive features, तो क्या अब नहीं है, पास्ट में थे. जिसके बाद आगे डिस्क्राइब भी किया गया है उन फीचर्स के बारे में, तो ये भी नहीं हो सकता है. सो द आंसर इज दिस वन. all elephants have several distinctive features. सारे एलिफेंट्स के अलग अलग डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं. द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच मतलब सबसे ज़्यादा जिसको नोटिस किया जाता है जिस फीचर को, दैट इज़ अ लॉन्ग ट्रंक, जो ट्रंक होती है उनकी, या फिर प्रोबोसिस यूज्ड फॉर मैनी डैश. अब देख लेते हैं कि ये सेकेंड वाला क्या है. अच्छा, इतना तो समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो नोटेबल फीचर है दैट इज़ अ ट्रंक, या फिर जिसको प्रोबोसिस भी बोलते हैं, एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर मैनी. तो इसको बहुत सारे, यूज्ड फॉर मैनी स्कीम्स, यूज्ड फॉर मैनी मीन्स, यूज्ड फॉर मैनी कैपेसिटीज, या यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेस. तो जो उनकी ट्रंक है एलिफेंट्स की, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? स्कीम्स के लिए, मीन्स के लिए, अलग अलग कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है. नो, अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है. दिस इज कंप्लीटली मतलब कॉमन सेंस है ये पूरा. मतलब ये आप पढ़ते जाइए, आप ऑप्शंस फिट करेंगे, आपको तुरंत पता चलता जाएगा. वंस यू गेट टू नो, मतलब पैसेज जैसे ही आप गो थ्रू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैसेज है. अब क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा सा हम पैसेज देखते हैं. एलिफेंट्स, फीचर्स, अब ये ट्रंक की बात हुई है, देन फिर इंसाइजर्स की बात हुई है, टस्क की बात हो गई है, उसके बाद उनके पिलर लाइक लेग्स, देन मतलब एलिफेंट्स के बारे में बात की जा रही है जिनके ईयर्स, लेग्स. अब उसके बाद आ गए हम पोचिंग पे, आइवरी ट्रेड पे, और देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि उनको कैसे रखा जाता है जूज और सर्कसेस में. बस इतनी ही बात हो रही है. सो ये जो पूरा पैसेज है ये एलिफेंट्स पे है, और एलिफेंट के उस नोटेबल फीचर के बारे में है जिसके लिए उनको मार भी दिया जाता है, पोचिंग भी की जाती है, इल्लीगल काम होते हैं, ट्रेड होता है, तो उसी के बारे में ये पैसेज है. ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम ऑप्शंस को टिक मार्क करने जा रहे हैं. सो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं. द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच इज अ लॉन्ग ट्रंक और प्रोबोसिस यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस. पर्टिकुलरली ब्रीदिंग के लिए यूज किया जाता है. लिफ्टिंग वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है.
एंड ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स। तो एलिफेंट अपना ट्रंक किस लिए यूज किया जाता है? वाटर लिफ्ट करने के लिए, ताकि वो पी सके, ब्रीद करने के लिए, बिकॉज ये नोज का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ब्रीद करने के लिए, देन फॉर ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो लंबा है, ट्रंक है, तो ऑब्जेक्ट्स को ग्रास्प करने के लिए। देयर इंसाइजर्स ग्रो, तो जो इंसाइजर्स आर फ्रंट के जो टीथ होते हैं उसको इंसाइजर्स बोलते हैं, तो उनके इंसाइजर्स ग्रो करते हैं। अब ग्रो डैश टस्क्स, तो उनके इंसाइजर्स ग्रो कर रहे हैं टस्क्स में, तो इंसाइजर्स जब बड़े हो गए और इतने लंबे हो गए तो उसको टस्क बोल दिया गया। नाउ टस्क्स यहाँ पे बोला गया है, देन तो ग्रो किए टस्क्स में। अब आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। सो देयर इंसाइजर्स ग्रो फॉर टस्क्स, वो ग्रो करते हैं टस्क्स के लिए, नो, वो ग्रो टू टस्क्स, वो ग्रो इनटू टस्क्स या ग्रो टुवर्ड्स टस्क्स। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन कब यूज होती है? जब किसी की तरफ, ये भी नहीं हो सकता। ग्रो इनटू, कोई चीज जब किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। सो इंसाइजर्स हैं छोटे दांत, जो आपके इंसाइजर्स होते हैं, मतलब फ्रंट के जो टीथ होते हैं, वो ग्रो कर गए टस्क्स में, बड़े बन गए। सो ग्रो इनटू, सो ग्रो इनटू करेक्ट है, दिस इज द राइट ऑप्शन। नीचे आ जाते हैं। ओके, दिस आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम पैसेज आपको हर पेज पे मिल रहा है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं तो हम 5, 6, 7, 8, 9 पे पहुंच जाएंगे और वो पैसेज ओवर हो जाएगा, ठीक है? तो सेम पैसेज है। नेक्स्ट देख रहे हैं, अब हम 8 पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सो द इंसाइजर्स ग्रो इनटू टस्क्स विच कैन सर्व एज वेपन्स, जिनको आप वेपन्स की, बिकॉज जब वो बड़े हो जाते हैं, जब आप अपने ही टीथ से कितनी सारी चीजें कट कर सकते हैं, तो उनके जब इंसाइजर्स जब बड़े हो जाते हैं, टस्क्स बन जाते हैं, तो उससे तो वो कितना कुछ काम कर सकते होंगे। सो विच कैन सर्व एज वेपन्स एंड एज टूल्स फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड डिगिंग, तो उसको वो वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं, उसको वो टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए और डिग करने के लिए, खोदने के लिए। एलिफेंट्स लार्ज ईयर फ्लैप्स, जो उनके ईयर के जो फ्लैप्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, ईयर फ्लैप्स हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। सो वो हेल्प करते हैं उनको अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इजी सा पैसेज है, समझ में आ रहा होगा सारा का सारा। दे पिलर लाइक लेग्स, पिलर जैसे जो उनके लेग्स होते हैं, डैश कैरी देयर ग्रेट वेट, तो आइए इस पे देख लेते हैं। दे पिलर लाइक लेग्स कैन कैरी देयर ग्रेट वेट, शुड कैरी, शुड मतलब चाहिए, उनके लेग्स को उनका वेट कैरी करना चाहिए। लेग्स कैरी कर सकते हैं, लेग्स कैरी करते, या लेग्स उनका वेट कैरी कर सके। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। दैट, जस्ट अ सेकेंड, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा दैट दिस इज द आंसर, कि उनके जो लेग्स हैं दे कैन कैरी देयर ग्रेट वेट, उनका जो भारी भरकम जो शरीर है और जो वेट है उसको वो कैरी कर सकते हैं उनके लेग्स। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जर ईयर्स एंड कॉनकेव बैक्स, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनके ईयर्स बड़े होते हैं और उनके बैक कॉनकेव होते हैं, और जबकि एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं उनके स्मॉलर ईयर्स होते हैं और कॉन्वेक्स या फिर लेवल बैक्स होती हैं। One of the biggest threats to elephant populations is the ivory trade. सबसे बड़ा जो थ्रेट है एलिफेंट्स को वो है आइवरी ट्रेड। सो आइवरी जो कलर होता है आइवरी, दैट मीन्स बेसिकली आइवरी ट्रेड का मतलब होता है उनके जो टस्क्स हैं उसका ट्रेड करना। सो दैट इज आइवरी ट्रेड। एज द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर देयर आइवरी टस्क्स, एनिमल्स की पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेड किया जाता है। सो टस्क्स को तो उनको पोच किया जाता है। सो अदर थ्रेट्स टू डैश एलिफेंट्स, अब देख लेते हैं नीचे का ऑप्शन। अदर थ्रेट्स टू wild elephants include habitat destruction, other threats to tame elephants, to dangerous elephants, to elegant elephants। अब elegant elephants नहीं होगा, dangerous भी नहीं होगा। elephants जितना dangerous नहीं है उतना ज़्यादा तो जो लोग ये काम कर रहे हैं poaching है। so tame वो elephants जो कि tame किए गए हैं, मतलब जिनको सिखाया गया है। no, other threats to
टू वाइल्ड एलिफेंट्स इंक्लूड, तो और जो दूसरे थ्रेट्स हैं वाइल्ड एलिफेंट्स को, उसमें एक है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स विद लोकल पीपल। तो दूसरे थ्रेट्स क्या हैं, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे रहने वाले आसपास के, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होना या उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना, ये भी उनके लिए एक थ्रेट है। Elephants are used as working animals in Asia. In the past, they were used in war. Today, they are often put on display in zoos and circuses. तो elephants जो हैं वो एशिया में यहाँ पर working animals की तरह यूज़ किए जाते हैं. Everybody knows this. पास्ट में वो यूज़ किए जाते थे वॉर्स के लिए, और आज उनको डिस्प्ले की तरह सजा के रख दिया जाता है जू में या फिर सर्कसेस में. सो एलिफेंट्स की जो ये एक ट्रैजिक जो लाइफ के बारे में है, जिसमें उनके ट्रेडिंग भी होती है, साथ में उनका एक शो पीस की तरह सजा करके रख दिया जाता है जू में और सर्कसेस पे, उस पर बेस्ड ये एक पैराग्राफ है. एंड द ऑप्शंस वर वेरी वेरी ईजी, बहुत बहुत ईजी ऑप्शंस थे जिसको सॉल्व करना बहुत आसान था. आई वुड नॉट से कि ओके देर आर मोर क्वेश्चंस, तो हमने 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं. वी आर एंडिंग इट ओवर हियर, ये वाला वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं. वी कैन डू मोर क्वेश्चंस, बट अगेन ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में करेंगे. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू. तो हमने यहाँ पे 9 क्वेश्चंस किए, जिसमें से हमने ये वाला एक क्लोज पैसेज किया है. तो इस पैसेज को सॉल्व करते समय सिर्फ पूरा पैसेज रीड करते जाइए, नीचे के ऑप्शंस देखते जाइए, फिट करते जाइए. समटाइम्स द पैसेज के जो ऑप्शंस होते हैं दे आर सो इजी कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बेसिक्स जो हैं इंग्लिश के ग्रामर के जो बेसिक्स होते हैं, कैन, शुड, हैज़, हैव, इन सब से ही काम चला के आपका काम यहाँ पे हो गया है. और वोकैबुलरी भी कोई ऐसी खास डिफिकल्ट नहीं थी. सबने ही पोचिंग के बारे में पढ़ रखा है, सबने ही लीगल ट्रेडिंग के बारे में, टस्क के बारे में पढ़ रखा है. और एलिफेंट्स में ऐसा क्या खास होता है ये भी सबको पता ही है. अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो भी जानकारी इतनी तो मतलब पढ़ने से आ ही जाएगी. सो दिस एग्जाम इज ओनली मेंट, आई मीन बस आप पढ़ें, आप कितने अच्छे रीडर हैं उसी से आप इस एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं. सो द मोर यू रीड, द मोर यू गो थ्रू द जर्नल्स, द आर्टिकल्स, द न्यूज़पेपर्स, आपको थोड़ी और वोकैबुलरी की नॉलेज बढ़ती जाएगी. प्लस यू कैन ऑलवेज वॉच वीडियोस, आप हमेशा वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे भी वोकैबुलरी की नॉलेज होती जाएगी. एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप अगर MHCT का प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको वोकैबुलरी सिर्फ उसी की पढ़नी है. वोकैबुलरी तो इंग्लिश में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, तो आप कहीं से भी वो कैप पढ़ सकते हो और कहीं से भी वो कैप पूछी जा भी सकती है. सो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करें वो कैप पढ़ने में. सिनोनिम, एंटोनिम कहीं पर भी आप ऑब्जर्व करें, उसको गूगल कर ले, एक्सप्लोर करें उस पर्टिकुलर वर्ड को, ट्राई एंड यूज दैट वर्ड, ताकि आप उसको यूसेज में लाएं और आपके दिमाग में वो वर्ड बैठे और आगे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपके दिमाग में वो वर्ड आए कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और मैं इसको ऐसे, ये ऑप्शन इसका हो सकता है करेक्ट. ओके, सो हियर वी आर एंडिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में विल बी डिस्कसिंग 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन का भी आइडिया लग जाए, और साथ में हम कुछ और क्वेश्चंस वो कैप बेस्ड करेंगे जो कि आपको अगेन आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे. सो MHCT के और प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, बट आज हम ये वाला वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.